नमस्कार दोस्तों, हम फिर से एक सीटेट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों के संकलन के साथ प्रस्तुत हुए हैं, जो कि शिक्षकों के लिए आवश्यक तो है ही, लेकिन उन माता पिता के लिए भी आवश्यक है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। वो उनके साथ किस तरीके से ट्रीट करें, किस तरीके से विद्यालय में उनके साथ व्यवहार किया जाए, ये चीज़ हम सीख जाएंगे अगर इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करेंगे। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब इन चीज़ों को समझेंगे आप और अपने बच्चों पे अप्लाई करेंगे, तो आप उस चीज़ को जिएंगे एक तरीके से। समझते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि जो छोटे स्टूडेंट हैं, छोटे विद्यार्थी, उन्हें कक्षा कक्ष में समवयस्क मतलब उनके साथी, जैसे क्लास में जो उनके साथी हैं उनके साथ अंतःक्रिया का मतलब बातचीत, अपने विचार उनसे कहें, उनके सुने, करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं कि वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीखेंगे। हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सही क्या होगा ये समझेंगे हम। एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, हो सकता है। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ये तो नहीं होगा। आपस में बात करके पाठ्यक्रम तो पूरा नहीं हो सकता। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, ये ज़्यादा अच्छा है। चौथा है कि शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, ये भी हो सकता है। लेकिन इनमें सबसे सही विकल्प होगा सी, कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सकें। जैसे क्लास में उनके समवयस्क साथी हैं, उनसे वो जब अंतःक्रिया करेंगे, उनसे जब वो बातचीत करेंगे, चीज़ों का लेन देन करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, तो वो सामाजिक कौशल सीखेंगे कि समाज में हमें किस तरीके से प्रस्तुत होना है, किस तरीके से बात करना है, फ्रेंडशिप कैसे करनी है, कैसे उनके साथ सामंजस्य बिठाना, ये सारी चीज़ें वो सीखेंगे। यानी कि एक सामाजिक कौशल सीखेंगे कि समाज में कैसे रहना है। ये सारी चीज़ें वो कब सीखेंगे, जब उन्हें आप अपने समवयस्क साथियों के साथ बातचीत करने का, अंतःक्रिया करने का मौका देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। मतलब इन अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम का मतलब है कि सीखना। शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित यानी सीखने को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। बैठने की उचित व्यवस्था हो सकता है, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता हो सकती है, विषय वस्तु या अधिगम वस्तुओं की प्रकृति हो सकती है, विषय वस्तु में प्रवीणता, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन शिक्षक से संबंधित जो चीज़ है वो है विषय वस्तु में प्रवीणता। शिक्षक जो भी विषय पढ़ा रहा है उसे उस विषय में प्रवीण होना चाहिए, उसे उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। एक शिक्षक है वो तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। देखो, मैं बताऊं कि मेरे विद्यालय में जब हालांकि हमसे तो बच्चे बहुत ही क्लोजली बिहेव करते हैं, बहुत हमारे नज़दीक रहते हैं, लेकिन हम कैसे एक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करें, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, अगर बच्चा पढ़ाई में पूर्ण रूप से एकाग्र है तो क्या वो तनावग्रस्त हो सकता है, मतलब टेंशन में, वो परेशान है, मानसिक दुविधा में नहीं। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करा है, इट मीन्स वो मेंटली एकदम स्ट्रांग है, हेल्दी है। बहुत बात करना, हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, आक्रामक व्यवहार। देखो, बहुत बातचीत करना ये भी नहीं होगा, अति सक्रियता ये भी नहीं होगा। अति सक्रियता का मतलब है, जैसे अति सक्रिय बालक ये ऐसे होते हैं कि जैसे आपने पढ़ाई रही हो और वो क्या करते हैं, किसी को मार दिया, किसी की तब तक कॉपी छीन ली, किसी को क्या नाम उससे चुकटी काट दी, किसी की पेन ले ली, तो ये अति सक्रिय बालक के उदाहरण है। इनकी सक्रियता को शांत करने के लिए तुम्हें क्या, इन्हें एक एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ेगा, अतिरिक्त कार्य देना पड़ेगा। जैसे और बच्चे तो कार्य कर ही ले, वो जल्दी कर लेगा, उसके बाद ये खुरापात देगा, इसलिए आपको उसे अतिरिक्त कार्य देना पड़ेगा। ठीक है, चौथा विकल्प है आक्रामक व्यवहार, यानी कि वो एग्रेसिव बिहेव करेगा, एकदम लड़ाई झगड़ा, तुरंत बच्चों को मारेगा, रोएगा, इस तरीके का बिहेव करेगा, तो आप समझ लेंगे कि ये बच्चा कैसा है।
मानसिक रूप से तनावग्रस्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। आकलन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम परीक्षा लेते हैं या टेस्ट लेते हैं तो हम विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर को जानते हैं कि बच्चों में कमी क्या है और ये कहाँ तक पहुँच पाए हमारे शिक्षण के द्वारा, हमारी शिक्षण में क्या कमियाँ रही हैं, इनके सीखने में क्या कमियाँ रही, इसलिए हम आकलन करते हैं। या अपने शिक्षण कार्य का आकलन करते हैं कि हमने कैसा पढ़ाया, तो टेस्ट से ही तो पता चलेगा बच्चे कितना सीखे, तभी तो हमने अच्छा पढ़ाया तो ज़्यादा सीखे होंगे, नहीं पढ़ा पाए तो कम सीखे होंगे। तो आकलन का मतलब क्या है, उद्देश्यपूर्ण आकलन किस तरीके से होता है, इसको विकल्प पढ़ेंगे। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, बिल्कुल ही गलत है। देखो, विद्यार्थियों में भय और तनाव तो बिल्कुल तुम्हें लाना ही नहीं है। विद्यार्थी एवं खुश प्रसन्नतापूर्वक माहौल में सीखेंगे। तो आकलन यानी कि टेस्ट या परीक्षा इसलिए थोड़ी हम करते हैं कि बच्चा एकदम डरे, एकदम डर जाए कि टेस्ट होगा, परीक्षा होगी, नंबर लाने, नहीं तो सर पीटेंगे, ऐसा नहीं करना है। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, ये होगा कि इसलिए करते हैं कि विद्यार्थियों को भी ये फीडबैक मिले कि मैंने जो पढ़ा है उसमें हमने कितना सीखा है, हमारी कमी कहाँ पे रही है, उसमें कहाँ पे सुधार किया जाए, या शिक्षक हैं वो सोचें कि मैंने ये पढ़ाया, इस तरीके से पढ़ाता तो और अच्छा होता। तो फीडबैक के लिए, प्रतिपुष्टि के लिए कि वाकई में जो हमने कार्य किया है उसमें हम कितने सफल रहे। ठीक है ना, तो ये विकल्प होगा। यह केवल एक बार वर्ष में के अंत में, बिल्कुल ही गलत है। अच्छा ये बताओ कि अगर आप वर्ष के अंत में आकलन लेते हैं तो तुम अगर कमियां हैं तो उनमें सुधार का स्कोप तो बचा ही नहीं। उसमें तो तुम ये देखो कि भाई ये बच्चा कमज़ोर है, ये बच्चा अच्छा है, बस बात ख़त्म हो गई। और अगर लगातार सतत और व्यापक मूल्यांकन करोगे, लगातार करोगे, महीने में, सप्ते में, तो उससे क्या तुम्हें कमियां लगातार पता लगती रहेंगी और उनको लगातार आप दूर करते रहेंगे। तो मूल्यांकन वर्ष के अंत में नहीं होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, एक सप्ते में, महीने में, इस तरीके से। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन, ये भी गलत होगा। ऐसा थोड़ी है कि तुम विद्यार्थियों को टैग दे रहे हो मूल्यांकन करके कि भाई ये प्रतिभाशाली बालक है, यू अच्छो पढ़न में, ये कमज़ोर बालक है, ये कमज़ोर है, तो टैग लगा दिया कि भाई हाँ ये बालक है, ये अच्छा है, प्रतिभाशाली है, तो इससे सब लोग बात करेंगे, बातचीत करेंगे, इसकी सब प्रशंसा करेंगे। ये बालक थोड़ा सा मंदबुद्धि है, या ये कमज़ोर है, या इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो इसे हम लोग हे दृष्टि से देखेंगे। इसलिए नहीं, हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं तुलना करने के लिए, विद्यार्थी में तुलना तो बिल्कुल नहीं करनी। प्रत्येक बालक विशिष्ट है, सब भी अच्छे हैं, सबके अपने अपने उपलब्धि स्तर हैं, सब है पहुँचने हैं एक न एक लक्ष्य पे, है ना। एक सामान्य बालक कभी कभी अच्छी पोस्ट पे, अच्छी जॉब पा जाता है, अच्छा जीवन यापन कर रहा होता है। एक प्रतिभाशाली बालक दुश्चिंताओं में और समस्याओं में ग्रसित होता है, ये भी हो जाता है कभी कभी। तो हमें क्या टैग नहीं देना है किसी को, हमें क्या करना है, उनकी समस्याओं का पता लगाना, अपने कार्यप्रणाली का पता लगाना है कि हमने कैसे कार्य किया है, कैसे बच्चों को पढ़ाया है, वो सीखे कि नहीं सीखे। ये कहा जाता है कि शिक्षक अगर कोई बालक फेल हुआ है तो बच्चा फेल नहीं हुआ, आपकी व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है, बच्चा फेल नहीं हुआ, आपकी व्यवस्था, आपने पढ़ाया इस तरीके से नहीं कि बच्चा पास हो जाता। ठीक है, तो आपको अपनी प्रतिपुष्टि और बच्चे की प्रतिपुष्टि लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रवीण अधिगम को बढ़ा सकती है, प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। मतलब एक शिक्षिका है, वो अपनी कक्षा में प्रभावी इफ़ेक्टिव लर्निंग को कैसे बढ़ाए, इस चीज़ को हम समझेंगे। विकल्प पढ़ते हैं, क्या है पहला विकल्प, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। गलत। अगर आप छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपको बच्चों के लिए, आपको स्टैंड अप बोलना है तो भी बच्चों को पुरस्कार देना पड़ेगा कि बच्चे खड़े हो गए, है ना। ऐसे नहीं, छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार नहीं देना। पुरस्कार भी हम बताएंगे कि कैसे देना चाहिए। अमूर्त पुरस्कार हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। जैसे अमूर्त पुरस्कार का मतलब, जैसे किसी बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया तो तुम कहो चलो भाई सब लोग इनके लिए तालियां बजाओ, तो वो प्रसन्न होगा, उसको पुरस्कार भी मिल गया और आपके पास से कुछ गया भी नहीं। तो इस तरीके से पुरस्कार देना चाहिए। दूसरा है विकल्प ड्रिल और अभ्यास, यानी कि बच्चा को रटाएं, लगातार रटाएं और पूछें पीटें, ये नहीं करना। बिल्कुल रटाना तो है ही नहीं, उसे पर्यावरण वातावरण द्वारा सिखाना है। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना, यानी कि प्रतियोगिता, उनमें कंपटीशन कराना है। ये भी नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन कराओगे
करा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उनमें कंपटीशन कराओ, बच्चों में प्रतिस्पर्धा हो जाए, एक दूसरे से द्वेष भावना हो जाए, जलन हो जाए, ये भी नहीं। आगे है विकल्प डी, क्या कहता है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, ये सबसे अच्छा विकल्प होगा। क्यों? कि जब आपकी जो पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है, जब वो विद्यार्थियों के जीवन के साथ कनेक्ट होगी तो उन्हें अपना जो अधिगम है, जो उन्हें उनकी पढ़ाई है वह अर्थपूर्ण लगेगी और बच्चा बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सीखेंगे। उन्हें यही नहीं लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, और जीवन में बहुत ही सफल बनेंगे। तो हमें क्या करना है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके पढ़ाना है। ठीक है, जैसे आप उनको मान लो जल संरक्षण पढ़ा रहे, तो तुम बोलो कि बेटा अगर आपको पानी न मिले तो आप कैसे जी पाओगे, कैसे क्या आप जिंदा रह सकते हो पानी के बिना? तुम्हें नहीं सर, पानी के बिना कैसे जिंदा, पानी को हम पिएंगे, उसे नहाएंगे, पिएंगे नहीं, प्यास लगेगी, खाना कैसे बनाएंगे, तो हम कैसे, तब उन्हें पढ़ाओ आपकी जल को हम कैसे बचाएं, जल संरक्षण कैसे करें और किस तरीके से इसको बर्बाद होने से बचाएं। तो मतलब उन्हें उनके जीवन से जोड़ना है। जैसे गंदा पानी है, जल प्रदूषण पढ़ाना है, तो तुम्हें उन्हें बताना होगा प्रदूषण का मतलब कि आप बेटा अपने सामने वाले तालाब का पानी पी सकते हो? नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते सर? वो गंदा है। तो वो सीखेंगे, हाँ गंदे पानी से पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो हमें पानी को गंदा होने से बचाना है, तालाब को गंदा नहीं करना है, नदी को गंदा नहीं करना है ना। तो कैसे सिखाएंगे हम बच्चों को? उनके जीवन से जोड़ के सिखाएं। ठीक है, थैंक यू। ये थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन आप सीखेंगे, अच्छा लगेगा आप देखेंगे तो। थैंक यू।